आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो बातें फारूक सत्तार साहब ने की उससे वाज़े तौर पर पता चलता है कि सिंध की सियासत, कराची की सियासत आगे नहीं बढ़ पा रही। जहां मुख्तलिफ दूसरे सूबों में, पंजाब में, ख़ासतौर से खैबर पख्तूनख्वा में सियासत आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती नज़र आती है, गवर्नेंस के मामलात पर नज़र आती है, वहाँ लिसानियत का रंग, शहरी और देही इलाकों में फ़र्क का रंग सिंध में साफ साफ नज़र आता है। आज MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के खिलाफ 9 साला हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी किया। 11 नकात पर मबनी वाइट पेपर में सिंध हुकूमत के 9 साला दौर की बदनज़मी, बदइंतज़ामी और बदउनवानी से इबारत किया है, मगर कुछ ऐसी बातें की कि उर्दू बोलने वाले कितने सरकारी दफातर में मौजूद हैं, शहरी इलाकों में क्या काम हो रहा है, जिससे हम बता रहे हैं कि पता चलता है कि सिंध की सियासत को कितना आगे बढ़ने की ज़रूरत है, गवर्नेंस होने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि पीपल्स पार्टी ने देही और शहरी सिंध में तासुब बरता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लिसानी और मुतासिब सियासी जमात करार दिया गया है। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइट पेपर जारी करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने जुल्म और सितम और नाइंसाफ़ी के नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। MQM पाकिस्तान के वाइट पेपर में कुछ एदाद शुमार भी दिए गए हैं। वाइट पेपर के नुक्ता नंबर 1 में लिखा है कि लोकल गवर्नमेंट, मेट्रोपॉलिटन और जिलाई हुकूमतों को एनपुले के तहत हिस्सा फराहम होने की तवक्को थी, मगर सिंध हुकूमत ने फंड्स को ज़ाती मकासद के लिए गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया। MQM ने इल्ज़ाम लगाया है कि 18वीं तरमीम के बाद हासिल होने वाले फ़वाइद से कराची, हैदराबाद और सक्खर को महरूम रखा जा रहा है। वाइट पेपर में दावा किया गया है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2008 से 2013 में 700 अरब रुपयों के तरक्याती फंड्स में से सिर्फ 28 अरब रुपए शहरी सिंध के लिए मुख्तस किए। वाइट पेपर में सूबाई हुकूमत की जानिब से जिलाई, लोकल गवर्नमेंट और मेट्रोपॉलिटन हुकूमतों को इख्तियारात ना देने का भी शिकवा किया गया है। MQM के वाइट पेपर का नुक्ता नंबर 8 कोटा सिस्टम और हायर ग्रेड तकर्रुरियों से मुताल्लिक है। इसमें कहा गया है कि 40 बरस के लिए देही और शहरी का कोटा 60 और 40 के तनासुब से मुकर्रर करके नाइंसाफ़ी की गई। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि शहरी कोटे के 40% में भी अलग ग्रेड के तबादलों और तकर्रुरियों में इसे नज़रअंदाज किया गया और 2012 में कोटा सिस्टम ख़त्म होने के बावजूद गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर जारी है। वाइट पेपर में कोटे के तनासुब में नाइंसाफ़ी को मज़ीद तफसील से बयान किया गया है और MQM पाकिस्तान के वाइट पेपर के मुताबिक सिंध के तमाम 29 अजला में से सिर्फ 2 अजला में उर्दू बोलने वाले डिप्टी कमिश्नर तैनात हैं। इन 29 अजला के 150 ताल्लुकों में सिर्फ 5 असिस्टेंट कमिश्नरों का ताल्लुक शहरी इलाकों से है। MQM के मुताबिक तालुका मुख्तारों में से एक भी उर्दू बोलने वाला नहीं है पूरे सिंध में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के 8 मेंबरान और रिलीफ कमिश्नर के ग्रुप में एक भी शहरी इलाके से नहीं है। MQM वाइट पेपर के मुताबिक एक सूबाई चीफ सेक्रेटरी और एक एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा 40 सेक्रेटरी सिंध हुकूमत में काम कर रहे हैं और उनमें से सिर्फ 6 का ताल्लुक शहरी नामजद इलाकों से है, जबकि सिंध हुकूमत में काम करने वाले 19 स्पेशल सेक्रेटरीज, 11 एडिशनल सेक्रेटरीज और 42 डेप्यूटी सेक्रेटरीज का ताल्लुक शहरी नामजद इलाकों से नहीं। इसी तरह वाइट पेपर कहता है कि एजुकेशन मैनेजमेंट में BPS 16 से 20 के 5,600 अफसरान में से बमुश्किल 560 अफसरान का ताल्लुक शहरी नामजद शहरों से है, जबकि सिंध हुकूमत के तहत चलने वाली मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस में तकरीबन 37 MDs और GDs में से सिर्फ 5 का ताल्लुक शहरों से है। इसी तरह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और 9 मेंबरान में से एक भी शहरी इलाके से नहीं है। वाइट पेपर के मुताबिक सिंध बैंक के 17,000 मुलाजमीन में से बमुश्किल 1,000 मुलाजमीन का ताल्लुक शहरी सिंध से है, यानी कि 5% से भी कम। वाइट पेपर में आम मुलाजमतों के कोटा सिस्टम में खिलाफ वर्जियों और माली बेज़ाब्तियों का दावा भी किया गया है। नुक्ता नंबर 9 कहता है कि 2008 में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने 2,50,000 मुलाजमतें दी और भर्तियाँ की, उनमें देही सिंध के अवाम को तरजीह दी गई। 40% हिस्सा शहरी सिंध के लिए मुख्तस था लेकिन नहीं दिया गया। पुलिस महकमे में भर्तियों और तैनातियों का मवाजना भी पेश किया गया है, इसमें भी कराची, हैदराबाद और सक्कर समेत सिंध के दीगर इलाकों का मवाजना किया गया। आखिर में वाइट पेपर में MQM की जानिब से नाइंसाफियाँ खत्म करने का मुतालबा किया गया। जहां एक तरफ MQM सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है, वाइट पेपर जारी कर रही है, इसी दौरान कराची की एक और सियासी जमात पाक सरजमीन पार्टी भी सूबाई हुकूमत के खिलाफ कल एहतजाज करने जा रही है। PSP कराची की सूरत हाल, उसके मसाइल के खिलाफ कल से कराची प्रेस क्लब पर धरना देगी और इस वाइट पेपर पर हम तफसील से बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस वाइट पेपर से अंदाज़ा होता है कि सिंध की सियासत ऐसे मामलात के साथ आगे बढ़ नहीं सकती। ऐसे मामलात अगर रहे तो लिसानियत से सिंध की सियासत आगे नहीं बढ़ सकती, गवर्नेंस के मामलात के लिए आगे नहीं बढ़ सकती। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पीपल्स पार्टी से सईद गनी साहब मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ख्वाजा ज़हरुल हसन साहब मौजूद हैं। सईद गनी साहब, आपने स्टैट सुने,
29 अजला में से 2 उर्दू बोलने वाले, नौकरियां नहीं दी गई हैं, बहुत कम तनासुब है, चाहे वो सिंध बैंक हो चाहे पुलिस हो। ये तो एक पूरा चार्जशीट है, एक वाइट पेपर के उर्दू बोलने वालों के साथ और शहरी इलाकों के साथ ज्यादती हो रही है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज जारी किया। शायद चूंकि मैंने पढ़ा नहीं है पूरा ये, जब उन्होंने अगर कुछ चीजें दी हैं तो यकीनन इसका जवाब भी हम देंगे और इसी वजाहत के साथ देंगे। लेकिन जो चीजें मैं समझता हूँ कि लोगों के सामने हैं कि पिछले 40 बरसों में जब से एमक्यूएम का वजूद या आपको नजर आता है कोई 1980s में से लेके और अब तक, तो उसमें अक्सर औकात एमक्यूएम खुद भी हुकूमत में रही है, मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रही है। और ये पीपल्स पार्टी का दौर जिसको ये 2008 से लेके अब तक 2017 तक गिनते हैं, 2012 तक तो ये खुद उसका हिस्सा रहे हैं। तो उसके बाद ये अलग हुए और फिर भी गवर्नर इनका रहा कुछ अर्सा। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि जब खुद इतना असर है, चले मैं एक लम्हे के लिए मान लूं कि जो इल्जाम हम पे लगाए गए वो सारे ठीक हैं, तो इन बाकी बरसों में इतना अरसा जो एमक्यूएम हर दौर में इक़्तिदार में रही और जब भी पीपल्स पार्टी की मुखालफत में एमक्यूएम इक़्तिदार में रही है तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर रहे, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की मुखालफत में जो जमातें होती थी उसमें एमक्यूएम का सबसे बड़ा शेयर होता था और एमक्यूएम का बड़ा अहम रोल रहा है। मगर सही साहब, अगर चले अगर ये भी जिम्मेदार हैं तो उसके मुझे इसका जवाब दें कि 29 अजला में जो ये कह रहे हैं कि 2 उर्दू बोलने वाले हैं, नौकरियों में कोई शेयर नहीं मिला शहरी इलाकों को, सिंध बैंक में 17,000 मुलाजमीन से बमुश्किल 1,000 शहरी सिंध से हैं, 37 MDs और GDs में से सिर्फ 5 का ताल्लुक शहरों से है, एजुकेशन मैनेजमेंट में BPS में 16 से 20 के जो अफसरान हैं, 5,500 अफसरान में से बमुश्किल 560। ये क्यों है, ऐसा क्यों है? हालांकि शहर में तो एजुकेशन भी बेहतर, क्वालिफिकेशन भी बेहतर, तो क्यों इतने कम लोगों को जगह मिल पाई? मैंने अभी जिस तरह पेश किया कि चूंकि ये तफसीली इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है, इसका जवाब भी इसी तफसील से आएगा और हम वजाहत के साथ रीजनिंग भी देंगे। अगर कहीं गलत होगा तो उसकी हम वजाहत भी करेंगे कि यहाँ उन्होंने गलत कहा है। मैं तो अब वो चीजें बता रहा हूँ आपको जो हकायक पर मबनी है। मैं दूसरे मगर आगे सिर्फ इतना बता सके, क्योंकि आप अभी एक पोर्टफोलियो भी होल्ड कर रहे थे, आपकी अपनी नज़र में भी जो शहरी इलाके या उर्दू बोलने वालों का ब्यूरोक्रेसी में आपको सिंध में उतनी ही तादाद नजर आई जितना देही इलाकों या उर्दू ना बोलने वालों की है? आपने ज़ाती तौर पर ये विटनेस किया जिससे ये तासुर उभरे कि ये गलत बात कह रहे हैं? आपका क्या तजुर्बा रहा? देखिए, अब जैसे मेरे पास सोशल सिक्योरिटी का एक डिपार्टमेंट था, उसमें बहुत बड़ी अक्सरियत इनके लोगों की थी, मतलब शहरी इलाकों के लोग थे जिनको मतलब आमतौर पर कहा जाता था कि एमक्यूएम के लोगों ने भर्ती किए में सारे जब इनके मिनिस्टर्स हैं, तो उसमें कोई आपको दही बहुत चंद होंगे, जरूर होंगे कुछ न कुछ, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत इनके लोगों की है। तो वो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकूंगा कि किसी महकमे में कितने जो इन्होंने बताया वो गलत है कि सही है, लेकिन शायद इनके दौर में ये भी हुआ है कि सिंध की यूनिवर्सिटीज में कराची के अलावा कोई आदमी दाखिला नहीं ले सकता था, या अल्लाह गुलाम इनके वक्त में, या पता नहीं किसी दौर में इन्होंने असेंबली पे ये चीज मंजूर कराई नहीं। तो अगर एक तरफ ये चले इनकी बात मान भी दूं कि ये हुआ है, तो दूसरी तरफ इन्होंने जो कुछ किया है वो भी आपके सामने चीजें, मैं दोनों कह रहा हूँ गलत है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ अगर ये चीजें जो कह रहे हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है इस बात की, तो आप ये भी देखें कि पीपल्स पार्टी जब जीत कर भी आती थी, जब सूबे सिंध के अक्सरियत के लोग उनको मैंडेट देते थे, उनके मैंडेट को साजिशों के जरिए, एस्टेब्लिशमेंट के जरिए मिलकर खत्म किया जाता था, उनके लोग तोड़े जाते थे, एक डुप्लीकेट किस्म की गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर बनाई जाती थी, जाली हुकूमत उनके ऊपर कायम की जाती थी। फिर उसकी आड़ में एमक्यूएम ने जो तबाही फेरी उन शहरी इलाकों की, जिसका आज ये रोना रो रहे हैं, जो उन लोगों के साथ उन्होंने सत्यानाश किया बेचारों का, शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का, भत्ते इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए, कत्ल इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए, पार्कों, ग्राउंडों, सड़कों पर कब्जे इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए, कुर्बानी की खाले छीना इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, चाइना कटिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। तो भाई ये भी तो शहरी इलाके में रहने वाले लोगों के साथ ही हो रहा था ना। असल तो बुनियादी चीजें ये थी कि आप उनको सुकून का सांस तो लेने देते, तो उन्होंने लेने नहीं दिया। साहब, ये जो सईद गनी साहब का जवाब है, ज़ाहिर वो कह रहे हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं उसका तो तफसील से आपको जवाब दिया जाएगा, मगर उसका ये नहीं है जवाब के उर्दू बोलने वालों या शहरी इलाकों के साथ इस मामले में कोई तासुब नहीं बढ़ता गया। वो कह रहे हैं अगर हुआ भी है तो आप बराबर के जिम्मेदार हैं, इस सब के बराबर के जिम्मेदार हैं आप। शाहजेब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में हमने ये भी ऐलान किया था कि 5 साल जो हम ये सो कॉल्ड एक मफाहमत या मुनाफ़क़त के साथ रहे, इसमें हम तमाम उन पोर्टफोलियोज़ के साथ अपने आप को पेश करते हैं जो हम होल्ड करते रहे हैं,
उसमें चाहे खेल की मिनिस्ट्री हो, कूद की मिनिस्ट्री हो, माहौल की मिनिस्ट्री हो, हवा पानी जो मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं, वटेवर। लेकिन इसके बाद ये क्रेडिट हमें ज़रूर जाता है कि जिस तरीके से 11 साल के बाद आकर आपने जो आंसू बहाए और आपने सिंध के अंदर देही और शहरी की तकसीम को ख़त्म करने का वादा किया, उस 5 साल को आपने सिंध को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा। हमारी उस देही सिंध की होमोजीनियस मिक्सचर की कोशिशों में आप सिंध के शहरी इलाकों के वसाइल लूटते रहे और आज नौबत ये आई कि ये फैक्शन फिगर आपके पास है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, आप क्राइम पे बात करें, क्राइम के लिए इक़दामात भी कर रहे हैं, वो क्रेडिट भी आप लेते हैं, रेंजर्स का क्रेडिट भी आप लेते हैं, ऑपरेशन का क्रेडिट भी आप लेते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं तो ये बात कर रहा हूँ शाहजेब कि मेरे आपके और एक एक शख्स जो इस शहर में रहता है उसके टैक्सों के 1000 अरब रुपए की डेवलपमेंट हुई है, वो कहाँ है? मुझे कराची में अंडरपास और ओवरहेड नहीं मिल रहा, मुझे खैरपुर में चाहिए, मुझे लाड़काना में चाहिए, मुझे दादू जैकबाबाद में चाहिए। सिंध के किसी एक ज़िले में, एक यूसी में पीने का साफ़ पानी नहीं है, लोग जहरीले पानी से मर रहे हैं। सालाना 20,000 लोग मरते हैं सिर्फ जिनकी वजह से जो जहरीला पानी पीते हैं। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा भाई, कमीशन ने कहा, वो जवाब मुझे चाहिए। अब देखें, मगर अब आप कह रहे हैं कि हर जगह ही मामला खराब है, नौकरियों के अलावा तो फिर हर जगह डेवलपमेंट का मामला खराब है ना? नहीं, ये तो मैंने देखें मैंने तो पूरे सूबे की बात की है, लेकिन जाहिर है जहां से मैं और मेरी जमात बराह रास्त इलेक्ट हुई है वहाँ के फैक्ट्स एंड फिगर हमने वाइट पेपर की सूरत में दिए हैं। वाइट पेपर में एग्रीकल्चर का भी मौजू है। अभी तो वाइट पेपर का ये आगाज़ है। अभी तो आपको हमने सिर्फ कुछ महकमे दिए हैं। अभी हम आपको दूंगा पुलिस, फिर मैं आपको दूंगा एंटी करप्शन, फिर मैं आपको दूंगा पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर मैं आपको दूंगा और लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सब दूंगा। लेकिन देखें हो क्या रहा है, 55 से ज़्यादा केसेस तो अदालतों में इनके हैं, वुज़रा इनके सारे जमानतों पर हैं, इनके लगाए हुए सेक्रेटरी जमानतों पर हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट में 100 से ज़्यादा केसेस, लोअर कोर्ट्स में हज़ारों केसेस हैं। सिर्फ एक पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर 300 से ज़्यादा पिटीशंस हैं। भाई इनकी गवर्नेंस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी, अवाम, मीडिया, पूरा पाकिस्तान चीख के कह रहा है कि ये 18वीं तरमीम के बाद रियासत नहीं मिल गई पीपल्स पार्टी को, ये पाकिस्तान का एक सूबा है। मैं ये सवाल सईद गनी साहब की तरफ ले जाने से पहले अब मसला ये है कि आप मुतादिद दफा जब एमक्यूएम एक साथ थी, अल्ताफ हुसैन साहब भी आपके साथ थे, इक्तिदार से अलग हुए, प्रोटेस्ट में अलग हुए, एक भी दफा इस बात पर नहीं हुए कि जी नौकरियां नहीं हो रही, एक भी दफा इस बात पर नहीं हुए कि हमारे जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरीज हैं उसमें उर्दू बोलने वालों का तनासुब कम है, एक भी दफा इस बात पर आप लोगों ने इक्तिदार छोड़ा नहीं है। मतलब आपको अब तो आपकी नाराजगी है इस बात पर, इक्तिदार तो आप मुख्तलिफ दूसरी बातों पर छोड़ा करते थे। देखिए मेरी बात सुन लें शाहजेब, इस बार आप 3 साल से अपोजिशन में हमें देख रहे हैं, हर दफ़ा आप ही का चैनल चलाता है कि सूबाई असेंबली का इजलास आज मछली बाज़ार बन गया, क्योंकि माइक बंद होते हैं, हंगामा होता है। एक एक पब्लिक इशू आपने डिस्कस किया है, एक एक इशू असेंबली का आपके चैनल ने कवर किया है। अब हमने अदालतों में भी गए हैं, अवाम की अदालत में भी गए हैं, तमाम फ्लोर्स पे भी एक्सरसाइज की है और अब वाइट पेपर लाए। ये वाइट पेपर सिर्फ फिगर नहीं है, ये आने वाली एक और पिटीशन है। मैं सईद गनी साहब को ये कहना चाहता हूँ, आपको भी अदालतों पे बहुत भरोसा है। अब मसला या तो अदालतें हल करेंगी या अवाम की अदालतें हल करेंगी। 10 पिटीशंस और आ रही हैं आपके लिए, और एक एक पिटीशन में आपको अगर शिकस्त फाश ना हुई तो वो सिंध के अवाम का देखें मुकद्दर, सिंध के सिंधियों का, उर्दू बोलने वाले पख्तून बलोच तमाम लोगों का हम मुकदमा लड़ेंगे और आपको साबित करके दिखाएंगे। ये बयानबाजियां, लफाजियां, ये सब रहने दें। अब यहाँ बादशाहत नहीं चलेगी। अगर सिंध की सियासत को आगे बढ़ना है, सईद गनी साहब आपने कहा कि इनका तफसीली जवाब देंगे, मगर अब ये ना हो कि जाहिर सियासी जमातें आपस में आप लोग करें बयानबाजी, आपने जो करनी है, मगर साथ साथ एक इशू को एड्रेस भी करने की बात हो। जब हम शहरी इलाकों को देखते हैं, उसमें डेवलपमेंट देखते हैं कराची में, तो साफ नजर आता है कि कराची के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई डेवलपमेंट। और अगर जो नंबर्स इन्होंने दिए हैं वो दुरुस्त हैं, जब आप चेक कर लें, तो बजाय इसके कि इनको जवाब दें, उसके साथ साथ आप इस मामले को एड्रेस करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जब लिसानियत की बुनियाद पर लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही होंगी, लोगों को ओहदे नहीं मिल रहे होंगे, तो फिर सिंध की सियासत आगे बढ़ेगी नहीं, गवर्नेंस के मॉडल पर जाएगी नहीं। जब ये डिस्क्रिमिनेशन होगी तो उस पर कोई सियासी जमात उस लिसानी मसले को एक्सप्लॉइट भी करेगी, जीतेगी भी, और सिंध की सियासत पीछे रहेगी। एड्रेस करेंगे अगर ये बातें सच्ची हैं जो इन्होंने की हैं अपने वाइट पेपर में?
देखिए, अगर तो इस तरह की ज्यादती नियतन हो रही हो किसी से, तो उसको तो बिल्कुल दुरुस्त करने की जरूरत है। ये तो किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए कि किसी शख्स में ये तासुर उभरे कि मुझे इसलिए जो है वो साइड पे लगाया जा रहा है कि मैं किसी और जबान के बोलने वाला आदमी हूँ, या जिसको लगाया जा रहा है किसी और। ये तो बिल्कुल ही गलत है, और ये पीपल्स पार्टी के लिए तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात है। लेकिन मैं जो उन्होंने बातें की, देखिए शायद एक तो इनको अदालतों में जाने का हक है, ये जाएं, खुशी से जाएं, और उनकी बात दुरुस्त होगी तो अल्लाह करे कि इनकी बात मान भी ली जाए। लेकिन मुझे ये बताइए, और इनको जवाब देना चाहिए अपने लोगों को, पीपल्स पार्टी 90 में हमारी ज्यादा सीटें थी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुकूमत बनी। 96 में हमारी ज्यादा सीटें थी, हुकूमत पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनी। 2002 में हमारी ज्यादा सीटें थी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुकूमत बनी। और उन तमाम अलायंसेस में एमक्यूएम जो है वो मेजर शेयर होल्डर रही है। एमक्यूएम के मेंबर सबसे ज्यादा होते थे। अपने वोटरों को ये जवाब दें कि इन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं बनवाया। ये उस वक्त बनाते चीफ मिनिस्टर लोगों के अंदर से एहसास महरूमी खत्म करवाते हैं ना, जो हमारे ऊपर आगे लगाते हैं कि जी उर्दू बोलने वाले को नहीं बनाने देते, उर्दू बोलने वाले को नहीं बनाने देते। भाई पीपल्स पार्टी को अगर मेजोरिटी मिलेगी तो ये पीपल्स पार्टी का इख्तियार है कि चीफ मिनिस्टर किसको बनाती है। लेकिन जब आप उस ग्रुप के अंदर आपके पास ज्यादा सीटें थी, तो ये आपका इख्तियार था कि आप बनाते अपनी मर्जी का चीफ मिनिस्टर, क्यों नहीं बनवाया, क्यों जाम साहब को बनाया। आप सौदेबाजी करते हैं, नहीं मैं सुने शायद, ये सौदेबाजी करते हैं लोगों के साथ, अपने वोटरों का सौदा करते हैं, ये अपने पेट भरते हैं। ये मैं नहीं आज कह रहा हूँ, आप पूछे ना बाबर गौरी के मुतालिक आमिर खान क्या कह रहा है जलसों में, मुस्तफा कमाल इनके लोगों के लिए क्या कह रहा है, आज ये अपने लोगों के लिए क्या कह रहा है। जो आदमी छोड़ के चला गया जी, फला आदमी ने ये करप्शन की थी, फला आदमी ने ये करप्शन की थी। अल्ताफ हुसैन साहब खुद अपने जलसों में तकरीरों में कहते रहे कि मेरे लोगों के ऊपर वो नई नई गाड़ियां इनको मिल गई है, ये बंगलों में चले गए, ये जमीनों पे कब्जे करते हैं, ये नौकरियां बेचते हैं। ये खुद अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है। तो भाई आपको जो लोग मैंडेट देते थे, उनके मैंडेट का सौदा आपके लोग खुद करते थे। आपके वो लोग जो हम पे आप इल्जाम लगाते हैं कि पता नहीं हम तो चले होंगे पूरे, आप कहते हैं आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आपके लोगों के ऊपर आपके अपने जो इल्जाम लग रहे हैं, सवाल में जवाब उन वोटरों को देना चाहिए। ये सवाल मैं ख्वाजा साहब की तरफ ले जाता हूं, मगर मैं आपसे फिर जानना चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वो कराची जीतना चाहते हैं। आप लोग अगर वर्क करना चाहते हैं इस तासुर को जाइल करने के लिए, अगर ग्राउंड रियलिटीज वही हैं जो कहा इनके व्हाइट पेपर ने, तो तब्दील करने की कोशिश करेगी पीपल्स पार्टी। अगर आप क्विकली जवाब दे दो तो मैं ख्वाजा साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। देखिए शाहजेब, मैं तो कह रहा हूं कि अगर हमने कराची में ये तय किया है कि हमने लोगों के दिल जीतने हैं, वोट ज्यादा लेने हैं, सीटें जीतनी है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करना पड़ेगा। इनको परेशानी ये है कि लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। ये दोबारा अगर ये ड्रामा नहीं करेंगे, महरूमी वाला लोगों को ये उर्दू और हिंदी पे तकसीम नहीं करेंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ख्वाजा साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, दुकानदारी चलती सी बात है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, दूसरे से पंजाबी तुम्हारा खा रहा है, पठान तुम्हारा खा रहा है, सिंधी तुम्हारा खा रहा है। ये जब तक नहीं करेंगे इनकी दुकानदारी चली नहीं है। ये दोबारा एक नुकता ये भी है ना कहना चाहते हैं जिससे उन्होंने अपना आगाज किया था, सब खून बहाया। सब ग्रीवियंसेस एक्सप्लॉइट उसी वक्त होती हैं जब ग्रीवियंसेस होती हैं। तो मेरा सवाल यही था, आप कह रहे हैं कि आप मेहनत करेंगे और करेंगे, जब ग्रीवियंसेस नहीं रहेंगी तो नहीं एक्सप्लॉइट होंगी। मगर ख्वाजा साहब, ये जो बातें जितनी भी की हैं सईद गनी साहब ने, आपने तो व्हाइट पेपर देके इन्हें चार्जशीट किया है। सईद गनी साहब ने जितनी बातें बताई हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को चार्जशीट किया है। अल्ताफ हुसैन साहब ने, आमिर खान साहब ने, बाबर गौरी साहब के, और ये चाइना कटिंग, ये सारा का सारा मामला, ये सारी बातें दुरुस्त तो हैं जो सईद गनी साहब कह रहे हैं। देखिए, ये हमारा भी हक है बिल्कुल, और ये हमारा ही करज है कि हम उन इल्ज़ामात को एक्सपोज कर सकते हैं, अपनी कमज़ोरियों को पब्लिकली बता भी सकते हैं हम में क्या। यही तो वजह है कि आज एमक्यूएम इस सूरत हाल में भी 23 अगस्त के स्टैंड के साथ खड़ी है। मैं माजरत के साथ बहुत बड़ी बात भी कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। मैं इंतज़ार करूंगा कि अगर इनके तरफ से कोई ऐसी बात आएगी तो जवाब दूंगा। लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी जो कुछ कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं। नाहिद खान भी जो कुछ फरमा रही हैं मोहतरमा की शहादत के हवाले से, वो सही कह रही हैं। सफदर अब्बासी के भी बयान रिकॉर्ड पर हैं। नेशनलिस्ट जो बोल रहे हैं वो भी ठीक हैं। गनवा भुट्टो का इंटरव्यू लें, वो भी आपको सच्चाई बताएंगी। लियारी का आम बलोच, उसने हथियार कैसे उठाया, किसके कहने पर उठाया, गैंग्स किसने बनाए, वो भी तो कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर के लोग भी तो पीपल्स पार्टी की चार्जशीट दे रहे हैं। उसके बारे में क्या ख्याल है सईद गनी साहब का? और साहब, सईद गनी साहब जवाब दे दें अगर क्विकली आप।
देखिए, बात यह है कि मिर्जा साहब ने जो कहा, जो कुछ किया, उस पर तो हम बहुत बातें कर चुके हैं। उस पर अगर आप बुलाएंगे मैं सारी तफसील से दे दूंगा। लेकिन एमक्यूएम ने जब ये कहा सारी चीजें, तो दोबारा उन लोगों को साथ भी रख लेते हैं। मिर्जा अगर हमसे चला गया तो उसके बाद वो बातें कर रहा है ना, जो हमारे साथ तब तो हम सबसे अच्छे थे। जो छोड़ गया है वो बातें कर रहा है। आपके यहाँ जब लोग बैठे थे बातें करते थे, फिर वो बाहर होते थे, फिर वो दोबारा जाते थे, फिर हरकतों में लग जाते थे। मुझे क्विक ब्रेक लेना है, अभी जाकर दोबारा मुझे क्विक ब्रेक लेना है। कम से कम इस नोट पर मैं ये ब्रेक ले रहा हूँ कि सिंध की सियासत आगे, और ज़हीद गनी साहब कह रहे हैं हम इस बात को देखेंगे, इन्हें जवाब भी देंगे, मगर अगर हमने कराची के लोगों का दिल जीतना है, शहरी इलाकों का दिल जीतना है, तो इस तासुर को भी ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे जो कि आज मुत्तहिदा के वाइट पेपर में नजर आता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, बड़ी खबर पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ एक बार फिर अपने लगाए गए इल्जामात की वजह से तनकीद की जद में है, मगर हैरानकुन तौर पर जब से नईमुल हक साहब ने बयान दिया है उससे फासला जरूर इख्तियार किया है तहरीक इंसाफ ने, मगर कैटेगोरिकली ये बयान नहीं दिया कि सऊदी अरब, अमरीका और कियानी पर हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं, जनरल कियानी पर, कि उन्होंने 2013 में धांधली की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। कोई वाज़ेह तौर पर अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ के इल्जामात लगाने की रिवायत पर बहस हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नईमुल हक ने साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी पर 2013 के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम हमारे प्रोग्राम में लगाया, और ये पहली बार नहीं हुआ है। अगस्त 2014 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उस वक्त के डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फयाजुल हसन चौहान पाक फौज पर इंतखाबात में धांधली का संगीन इल्ज़ाम लगा चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। पूरे एतमाद से कह रहा हूं कि अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, MI6 और इंडिया, ये पांचों ममालिक और फिर पाकिस्तान के आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो अशफाक परवेज़ कियानी थे, इन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता ओपन किया कि नवाज शरीफ साहब को खुला मैंडेट मिले। चौहान साहब के और नईमुल हक साहब के इल्ज़ाम में फ़र्क है, और फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन्होंने 2 ममालिक का इजाफा किया, भारत का भी इजाफा किया और फिर MI6 का इंटेलिजेंस का भी उन्होंने इजाफा किया। फैज़ल हसन चौहान का बयान तो सामने आया, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से उसकी तरदीद नहीं आई। रोज़नामा जंग में शाया होने वाली अहमद नूरानी की खबर के मुताबिक 7 अगस्त 2014 में द न्यूज़ ने खबर शाया की थी कि साबिक आर्मी चीफ के किरदार के हवाले से इमरान खान की भी वही राय है, और इस मुतालिक वो पार्टी इजलास में बात भी कर चुके थे कि वो जनरल कियानी मुलव्विस थे धांधली में। तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ामात नए नहीं, ऐसा पहले भी होता रहा है, और माजी में इमरान खान के इल्ज़ामात की जद में कौन कौन नहीं आया। हम ये नहीं चाहते कि केयर टेकर वजीर आला पेंशन लगा के और फिर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लग जाए। और झूठो, और झूठ बोलने वालों, और चीन का प्रेसिडेंट तो आ ही नहीं रहा था। रिटर्निंग ऑफिसर्स को कौन कंट्रोल कर रहा था? पाकिस्तान की जमहूरियत का मीर जाफर चौधरी इफ्तिखार। पार्लियामेंट जिसके अंदर मुजरिम बैठे हुए हैं। दिलानी साहब, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन हमें आप पे इत्मीनान नहीं कि आप गैर जानिबदार होंगे, इसलिए आपको इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनना चाहिए। डीजल के परमिट पे अपना दीन और ज़मीर बेचने वाला जो इनका रोल रहा है 2013 के इलेक्शन में, वो तो खैर अब सामने आ रहा है सारा, और इफ्तिखार चौधरी का भी रोल सामने आ रहा है। तो मैं, अगर मुझे कमी होगी, क्योंकि 20 अरब रुपया काफ़ी ज़्यादा मेरे पास तो नहीं है, तो मैं अरसलान इफ्तिखार को कहूँगा कि उनसे मैं ले लूँ, क्योंकि अरसलान इफ्तिखार ने माशाल्लाह बहुत पैसा बना लिया। इसके अंदर रमदे, जिसको रमदे पैकेज कहते हैं, रमदे पैकेज जो था 30,000 और 40,000, ऊपर नीचे 25,000 या 30,000, ऊपर 50,000 वोट, रमदे पैकेज को सामने लेके आएंगे। धांधली कमीशन के फैसले के बाद भी इमरान खान इल्जामात लगाते रहे। गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने कहा कि जो शख्स नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा उसको नेशनल बैंक का सदर लगा दिया गया। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात नईमुल हक के साबिक आर्मी चीफ जनरल कियानी पर 2013 के इंतखाबात में धांधली के इल्जाम का जवाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने सोशल मीडिया पर दिया है। तारिक खान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने नया तरीका अपना लिया है, जिस पर चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो इल्ज़ाम लगा दो। तारिक खान कहते हैं कि फैसलाबाद, झंग, झेलम, चकवाल, मियांवाली और बखर समेत अंदरूने पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में वो जिम्मेदार थे, वो उस वक्त कमांड में थे, और वहाँ आर्मी चीफ की जानिब से कोई धांधली नहीं की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऐसी फ्रस्ट्रेटेड सियासी जमातों और इन वर्कर्स के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आर्मी के इख्तियारात बिल्कुल वाज़ेह थे, इलेक्शन के लिए महफूज माहौल देना, पोलिंग स्टेशन तक लोगों की पहुँच को यकीनी बनाना और ज़िले में बैलेट पेपर्स को पहुँचाने में ताउन करना था। तारिक खान का रद्द-ए-अमल, जनरल रिटायर्ड तारिक खान का रद्द-ए-अमल जिस इल्ज़ाम पर आया है, नईमुल हक इस इल्ज़ाम को अपनी ज़ाती राय करार दे चुके हैं।
जो बयान सोशल मीडिया पर दिया था वो ट्वीट डिलीट कर चुके हैं। हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया था अपने उस बयान के हवाले से, तो हमें मना कर चुके हैं। अप्रैल 2014 से नवंबर 2014 के दरमियान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ पर 2013 इंतखाबात में उनकी पार्टी का मैंडेट चुराने का इल्ज़ाम 240 बार लगाया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पर इमरान खान ने इलेक्शन धांधली के इल्ज़ाम 115 मरतबा लगाए। उस वक्त के निगरां वजीर आला पंजाब नजम सेठी पर 66 दफ़ा, जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे पर 9 मरतबा, जस्टिस रियाज कियानी पर 12 मरतबा और साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम पर इंतखाबी धांधली में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम 6 बार इमरान खान साहब ने लगाए। इमरान खान ने मुल्क के सबसे बड़े सहाफती इदारे जियो न्यूज़ और जंग पर ये इल्ज़ाम 367 बार लगाए, यानी नवाज शरीफ से भी ज़्यादा इल्ज़ाम इस ग्रुप पर लगाए। इमरान खान के एक इल्ज़ाम का बड़ा चर्चा हुआ था। धरने के दौरान उन्होंने कई बार साबिक निगरां वज़ीर आला पंजाब नजम सेठी पर आम इंतखाबात के दौरान 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया, जो बेबुनियाद साबित हुआ और इल्ज़ाम के बाद भी इमरान खान ने हस्बे रिवायत वही किया, कोई सबूत ना दे सके और जब अदालत में मुकदमा चला तो अदालत में भी नहीं गए, बल्कि एतराफ़ किया कि 35 पंक्चर का इल्ज़ाम सिर्फ सियासी था। हमने तो 35 पंक्चर लेके नहीं है, तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ देनी थी। अच्छा 35 पंक्चर सियासी बात थी, मान गया। सियासी बात का मतलब कि एक ब्रिगेडियर सैमसन ने हमें बताया, उन्होंने मुर्तज़ा पोया सुना तो वो ट्वीट हो गई और वो 35 पंक्चर बन गया। अच्छा ये इतनी ही सुनी सुनाई बात थी जो इमरान खान साहब खुद बता रहे हैं। फिर क्या वो सियासी बयान था? उसके बावजूद अदालत में नहीं गए इसको कंटेस्ट करने के लिए जब नजम सेठी साहब ने इनके खिलाफ केस किया। साथ ही अब भी इमरान खान साहब ट्वीट कर देते हैं कि नजम सेठी साहब इलेक्शन फिक्सर है। सिर्फ सियासी बयान था ये। इमरान खान बारहा साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनके साथजादे और जस्टिस रमदे पर इल्ज़ाम लगाते रहे, जिस पर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इमरान खान को 20 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा। तो अगस्त 2015 में अदालत में इमरान खान के वकला ने मुआफ़ीनामा जमा कराया। इल्ज़ाम लगाना, पीछे हट जाना। पीटीआई के रहनुमा भी बयान दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। ये एक ऐसी रिवायत है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदलने की ज़रूरत है। सबूत हो, इल्ज़ाम ज़रूर लगाने चाहिए। ज़्यादती हो और नज़र आ रही हो, सबूत के साथ इल्ज़ाम ज़रूर लगाने चाहिए, मगर इस तरीके से लोगों की इज्जत उछालना, लोगों पर बारहा किसी भी एजेंडे के तहत या किसी के भी एजेंडे के तहत इस तरीके से जलसों में और धरनों में इल्ज़ाम लगाना एक सियासी जमात के लिए ना सेहतमंद बात है, ना पाकिस्तानी सियासत के लिए एक अच्छी बात है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उस वक्त मज़ीद खबरों पर बात करें। कल 6 अप्रैल है। आईजी सिंध एडी ख्वाजा को हटाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना का आखिरी दिन। सिंध हुकूमत 4 माह में 2 दफ़ा एडी ख्वाजा को आईजी के ओहदे से हटाने की कोशिश कर चुकी है, मगर उसके बावजूद ये नहीं बता रही कि वजह क्या है एडी ख्वाजा को हटाने की। नाकारकर्दगी में मसला है। जब भी उनके तर्जुमान आते हैं एडी ख्वाजा साहब की तारीफ करते हैं कि वो एक अच्छे ऑफिसर हैं, उसके बावजूद उन्हें सिंध हुकूमत हटाना चाहती है। और ये बात बता रही है कि एडी ख्वाजा सिंध हुकूमत को कबूल नहीं है। और आज सूबाई काबीना की हंगामी इजलास में एडी ख्वाजा को आईजी के ओहदे से फारिग करने की मंजूरी हो गई। 31 मार्च को सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध एडी ख्वाजा को हटाने का जो तरीक़ेकार इख्तियार किया, इसे सिंध हाई कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया था। इसलिए इस मरतबा सिंध हुकूमत ने आइनी तरीके से इस मामले को डील करने का तरीका अपनाने का फैसला किया। अदालत ने पूछा था कि क्या आपने काबीना से अप्रूव कराया आईजी को हटाने से पहले, तो बताया गया नहीं, और अब काबीना से इस मामले की मंजूरी आज ले ली गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में नए आईजी के लिए अब्दुल मजीद दस्ती के नाम पर इत्तफाक हो गया है। एडी ख्वाजा को मार्च 2016 में आईजी सिंध लगाया गया, मगर 10 माह बाद ही सिंध हुकूमत ने दिसंबर 2016 में उन्हें हटा दिया। बाद में उनकी बरतरफी को जबरी रुखसत में तब्दील कर दिया गया। इस मामले के पीछे वजूहात हम आपको अपने प्रोग्राम में भी बताते रहे हैं कि मामलात ज़ाती हैं, कारकर्दगी के नहीं हैं, इसके अलावा अवाम के फ़ायदे या नुकसान के नहीं हैं, कुछ शख्सियात के ज़ाती फ़ायदे या नुकसान का मामला है। पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियात और उन शख्सियात के करीबी दोस्त एडी ख्वाजा से खुश नहीं हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह पर मुसलसल ये दबाव रहा कि एडी ख्वाजा को तब्दील कर दिया जाए, मगर सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध को हटाने के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया। ये हुक्म सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस ऑर्डर 2002 के खात्मे के खिलाफ ज़ेर समाअत दरख्वास्तों के दौरान दिया था। फिर गुज़िश्ता हफ्ते सिंध हुकूमत ने फिर उन्हें हटा दिया और फिर कायम मकाम आईजी सिंध भी तैनात कर दिया, मगर अदालत ने उन्हें फिर बहाल कर दिया। और इस दौरान ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि सिंध हुकूमत और एडी ख्वाजा दोनों एक दूसरे से खुश नहीं। पहली मरतबा जनवरी 2017 में एडी ख्वाजा ओहदे पर वापस आए। आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने 2 माह पहले पुलिस के मौजूदा निज़ाम पर तनकीद की थी। उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए। 21वीं सदी की तवक्कात रखते हैं तो आप मुझे 1861 का कानून हाथ में पकड़वा के
मुझसे कैसे 21वीं सदी की आप तवक्कुआत रख सकते हैं? 1.5 सदी के बाद आज भी हम उसी कानून पे इक्तफा किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि उस 150 सदी वाले कानून को, जिसका मकसद यही था कि लोगों को महकूम बनाया जाए, लोगों की खिदमत न की जाए, तो मेहरबानी करके इस कानून को बदलने में आप भी हमारी मदद करें, चैम्बर भी हमारी मदद करें, लोग, सोसाइटी हमारी मदद करे, क्योंकि जब तक ये कानून तब्दील नहीं होगा तब तक आपकी पुलिस फोर्स मुआशरे की सही तरीके से खिदमत करने के काबिल नहीं होगी। कोई मुश्किल से इख्तलाफ कर सकता है इस बात से जो एडी ख्वाजा साहब कह रहे थे, मगर उसके बावजूद हुआ नहीं। एडी ख्वाजा ने अंग्रेज दौर के जिस पुलिस कानून को बदलने की बात की थी, इसे 1861 के पुराने कानून को सहारा बनाकर एडवोकेट जनरल ने 3 अप्रैल को अदालत में कहा था कि इस कानून को आर्टिकल 4 के तहत सिंध हुकूमत को आईजी को हटाने का इख्तियार हासिल है। पुलिस ऑर्डर 2002 सिंध हुकूमत ने 2011 में ही मंसूख कर दिया था और 1861 का पुलिस कानून को बहाल कर दिया था, उस दकियानूसी कानून को बहाल कर दिया था, जिसके तहत वो मुकम्मल तौर पर पुलिस के आईजी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 11 के मुताबिक सूबाई पुलिस के सरबराही की तैनाती के लिए सूबाई हुकूमत 3 नाम तजवीज़ कर सकती है, जबकि वफाक को इस्तेहकाक हासिल है कि वो सूबे के तजवीज़ करदा नाम मंजूर करे या मुस्तरद। इसी पुलिस ऑर्डर के आर्टिकल 12 के मुताबिक सूबाई पुलिस के सरबराह का तयन उसकी तैनाती से 3 साल तक होगा, जबकि सूबाई हुकूमत वफाक की मंजूरी से पुलिस अफसर की खिदमत वापस कर सकती है या वफाकी हुकूमत खुद किसी भी सूबे से पुलिस अफसर की खिदमत वापस ले सकती है। और अब ये मामला कहाँ जाएगा? क्या आईजी साहब को अब जाना पड़ेगा? हमारे साथ नाजिम हाजी साहब मौजूद हैं। आप का जो तंजीम है वो इस पटिशन को भी लेकर अदालत गई है, अदालत में इस मामले को लड़ भी रहे हैं कि 2002 का कानून बहाल करें, ये इस सूबे के साथ ठीक नहीं हो रहा। नाजिम हाजी साहब बहुत शुक्रिया। अब तो कैबिनेट से भी उन्होंने मंजूर करा लिया, अब आपको कोई उम्मीद है कि अदालत फिर भी एडी ख्वाजा साहब सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं? शाहज़ेब देखिए, ये इशू एडी ख्वाजा का नहीं है, ये आईजी पुलिस सिंध की बात हो रही है और मैं समझता हूँ कि इसको हमें बिल्कुल अलग से वो करनी चाहिए एनालिसिस, और इसमें देखना ये चाहिए कि वाकई ये जो कानूनी तौर पर जिन्होंने इनको हटाया है या गैर कानूनी तौर पर। लेकिन देखिए, सारा हमारा जो फोकस है और जो हमारी इम्पोर्टेंस जो हम दे रहे हैं अहमियत हमारे पटिशन में, एक तो हमारा पुलिस रिफॉर्म्स में था। बेसिक हमारा पटिशन इसके लिए था ही नहीं कि एडी ख्वाजा को बहाल करें या ना बहाल करें। इत्तेफाक से एडी ख्वाजा का केस आ गया जनवरी में, जब हमने 28 दिसंबर को जब केस फाइल कर रहे थे, उस वक्त हमने इसको ऐड ऑन किया एज एक एडिशनल चीज़ हमें पिटिशन में ऐड कर दी। बुनियादी चीज़ ये है कि अनीता तुराब का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है इस पर कि गुड गवर्नेंस के लिए अगर हम सीनियर ऑफिसर्स को विम्सिकल बेसिस पे ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर देंगे बगैर किसी वजह के, तो ये गुड गवर्नेंस कभी इस मुल्क में आएगी ही नहीं। और ये पूरे पाकिस्तान में हर सीनियर ऑफिस के लिए लागू है, ब्यूरोक्रेसी के लिए, सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है। अब यहाँ मामला ये कि 8 साल में 12 आईजी बदले गए हैं। आप लोग अदालत में हैं तो अदालत से फैसला आने की आप तवक्को रखते हैं क्या? मैं बिल्कुल पुरुम्मीद हूँ अदालत से। अदालत में मैं मौजूद था जब रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर 12 तारीख को जब हमें मिला था, उसके बाद अभी जो परसों हमारी हियरिंग हुई थी उसमें भी मुझे उम्मीद है कि जो डिस्कशंस हुए थे, देखिए पुलिस ऑर्डर वगैरह की इशू अभी थोड़े से साइड पे हो जाएंगी। कल के मेरे ख्याल से हियरिंग में इशू होगा एडी ख्वाजा का, आईजी पुलिस का। देखिए, एक और चीज़ शाह से मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि एक पुलिस फोर्स होती है, एक कमांड स्ट्रक्चर पे चलती है, एक लीडर होता है इसका। जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, इसी तरह आईजी पुलिस एक बहुत बड़ी फोर्स का लीडर होता है। अब आप उसको ह्यूमिलिएट करें, उसको हटाएं दफ्तर से, दूसरे दिन दूसरे ले आएँ, तो ये सिंध गवर्नमेंट तुली हुई है कि पुलिस को तबाह कर दें। और इसकी मैं और वजह बता रहा हूँ कि एडी ख्वाजा का कसूर क्या है। एडी ख्वाजा का मैं बताता हूँ आपको कसूर क्या है। 20,000 कांस्टेबल्स को भर्ती किए ट्रांसपेरेंट तरीके से बगैर किसी करप्शन के, ये एडी ख्वाजा का कसूर है। दूसरा कसूर एडी ख्वाजा का ये है कि जो उनके अफसरान जो शहीद होते हैं उनको कॉम्पनसेशन, उनकी बेवाओं का, उनको बच्चों का ख्याल रखना, ये एडी ख्वाजा का कसूर है। दूसरा और भी चीज़ें जो आपने ज़ाती तौर पर बताएं कि उनके मसले हैं हुकूमती लोगों के साथ, ये जो गन्ना के जो काश्तकार हैं उनके साथ, जो शुगर मिल्स के साथ जो हो रहे हैं, एडी ख्वाजा को उन्होंने मजबूर किया था ऑर्डर देने के लिए ताकि सारा गन्ना उनकी मिलों को जाए, ये उनका कसूर है। तो अभी इस तरह की अगर बातें, तो एडी ख्वाजा की बात नहीं हो रही है। आईजी पुलिस को अगर आप एक प्राइवेट नौकर की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर ये सिंध तो तबाह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नाजिम हाजी साहब मौजूद थे और बता रहे थे हसास मामला है और ये अदालत भी गए हुए हैं और उम्मीद है कि अदालत की तरफ से ये कह रहे हैं कि फैसला आएगा। पुलिस ऑर्डर 2002 का टेन्योर पोस्टिंग हो
और इस तरीके से इंटरफेरेंस ना हो। जाती नौकर नहीं होता पुलिस का आईजी, और ना ही उसको उस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नाज़िम हाजी साहब कह रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, बड़ी खबरों पर बात करें। लाहौर को आज फिर दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। सुबह 7 बजे के करीब बेदियां रोड पर मरदमशुमारी की टीम को ले जाने वाली वैन पर खुदकुश हमला किया गया, जिसमें पाक फौज के 4 जवान और अमले के 2 अफराद शहीद हो गए। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने धमाका खुदकश होने की तस्दीक करते हुए कहा कि धमाके में मरदमशुमारी के अमले को निशाना बनाया गया। रुकने के कुछ देर बाद सहूलतकार चला गया और खुदकश बमबार पैदल चलकर गाड़ी तक आया। दहशतगर्दी के इस वाक़े में जख्मी ड्राइवर के हवाले से भी बात हो रही है, उससे भी पूछगछ हो रही है। पुलिस का कहना है कि इरफान नामी दहशतगर्दी की लाहौर में दाखिल होने की इतला थी। इस बारे में तहकीकात हो रही है कि जाए वाक़या से मिलने वाला सर क्या उसी हमला आवर का तो नहीं। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने हमले का जिम्मेदार अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के अड्डों को करार देते हुए कहा कि जब तक उनका खात्मा नहीं होता ऐसे हमलों का खतरा मौजूद रहेगा। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का कहना था, और बड़ा अहम बयान है, कि इस बात पर तवज्जो होनी चाहिए कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बावजूद वाकया किस तरह हुआ। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, दोनों जगह नून लीग की माजी में भी एक वाकया हो चुका जिस पर हमने आपसे इस पर बात की थी। इंटेलिजेंस इतला के बावजूद वाकया क्यों हुआ, ये तो पंजाब हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं चौधरी साहब। जब पुलिस भी कह रही है कि इतला थी तो क्यों हुआ ये वाकया? चौधरी साहब तो आपको जिम्मेदार करार दे रहे हैं पंजाब हुकूमत को। नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद उनका कहने का ये जो है वो मकसद हरगिज नहीं था। मामला ये है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आज से 10 दिन पहले ये थ्रेट अलर्ट जारी किया था, और ये थ्रेट अलर्ट जो है वो रिपीट हुआ, और जब कोई भी थ्रेट अलर्ट रिपीट होता है तो उसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है कि इसमें क्रेडिबिलिटी जो है वो है। तो बात ये है कि अगर इतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंस जो है वो हम उस लेवल तक पहुंच चुके हों अगर, तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो है वो रिपोर्ट के ऊपर हम क्यों ना जाके उसको पकड़ लें और उस घर और उस मोहल्ले को जो है वो जाके सर्च कर लें। देखें, ये 2 करोड़ के लगभग की आबादी का जो है वो शहर है। तकरीबन 2 मिलियन लोग रोज यहाँ लाहौर में आते और बाहर जाते हैं। हर बंदे की बॉडी सर्च नहीं हो सकती, हर घर को आप सर्च नहीं कर सकते। तो इंटेलिजेंस इतला सिर्फ ये थी कि एक शख्स आ रहा है या कुछ वेयर अबाउट्स, उसकी एज, उम्र, रंग, नाम, कहां से आ रहा है, किस गाड़ी में आ रहा है, और क्या कुछ नहीं बताया गया? उसमें शाहजेब ये तो लिखी पड़ी बात है कि उम्र उसकी जो है वो 15-16 से लेके 20-22 साल तक होगी, अफगान होगा, रंगत जो है वो उसकी जो है वो जो अफगानी लोगों की है वो होगी। ये तो लिखी पड़ी चीजें, इनमें तो अब जो है वो कोई तरदद करने वाली बात नहीं है। तो ये बात आपने चौधरी साहब से कहा कि आप कह तो रहे हैं कि इंटेलिजेंस इतला के बावजूद क्यों हुआ, ये इतनी एक्यूरेट और स्पेसिफिक नहीं थी इंटेलिजेंस इतला, ये आपने कहा चौधरी साहब? नहीं, ये इतलात इतनी स्पेसिफिक कभी नहीं होती कि वो ये कहें कि ये जो खुदकुश बमबार या ये सहूलतकार जो है ये फलां महल्ले फलां इलाके में है। वो सिर्फ यही होता है, एक अंदाजा होता है, कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो उसकी बुनियाद पर माजी में भी तो रोके हैं आप, माजी में भी ऐसे हमले रोके हैं पंजाब पुलिस ने भी, दूसरे सूबों की पुलिस ने भी, जिसमें इंटेलिजेंस इत्तला पर पकड़े गए लोग। तो इसमें अब उसमें शाहजेब बात ये है कि 13 फरवरी से ऑनवर्ड जो है वो रेंजर्स ने, सीटीटी ने, पुलिस ने जो है वो तकरीबन कोई 7000 के करीब जो है वो कॉम्बिंग और IBO ऑपरेशन किए हैं, और कोई लाखों लोगों को है वो क्वेश्चन किया है, और 2 ऐसे लोगों को भी पकड़ा है कि जो अगर ना पकड़े जाते तो यकीनन किसी किस्म का कोई जो है वो वाकया करते। तो अब होता ये है कि अगर आप 10 को पकड़ लें तो उसकी तो बात कोई नहीं करेगा, जो एक हो जाएगा उसको जो है वो सारे जो है वो फिर कंडेम करेंगे। सब यही होगा मादत के साथ 11 के 11 ही रुकने चाहिए। जो एक फेलियर होगा उसमें लोगों की जाने जाएंगी तो लोग बात भी उसी की करेंगे। मगर एक सवाल है मेरा, IG सिंध साहब ने भी, IG पंजाब ने भी कहा पिछले दिनों के सहूलतकार है ना कोई दहशतगर्द, हमने सबका सफाया कर दिया पंजाब से। ये दहशतगर्द तो आया होगा जो आपने भी कहा कि अफगानिस्तान से, इसका सहूलतकार जो इसको छोड़कर गया फिर वापस चला गया, अभी तक नहीं पकड़ा गया, वो तो था ना वहां पे, तो ये सहूलतकार तो है ना अभी मौजूद। देखें शाहजेब, एक तो मैं ये अर्ज करनी चाहूंगा कि बिल्कुल जो वाकया होगा बात उसी की होगी, लेकिन मैं ये जरूर अर्ज करूंगा
कि जब कोई वाकया हो जाए तो फिर ये ना कहा जाए कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी वो काम नहीं कर रही। अब ये थोड़ी होता है सब कि 10 पेपर में से कोई 9 में पास हो जाए और एक में फेल हो जाए तो वालिदैन से कहे आप 9 पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक की बात करें जिसमें मैं फेल हुआ हूँ। वो फेलियर की बात होती है ना, तो फेलियर पर तवज्जो देने की जरूरत है। उसमें चौधरी निसार साहब के बात से ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। नहीं, देखिए बात ये है कि आप मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि आप जरूर एक में फेल की बात करें, लेकिन सब में फेल की बात ना करें। 9 में अगर पास है कोई तो उसको 9 में तो पास करें। मैंने तो सवाल में ये कहा है कि आप लोगों ने इतने सारे पकड़े हैं तो ये क्यों नहीं पकड़ा गया, सवाल ये था। ये बिल्कुल ठीक है शाहजेब, ये भी पकड़ा जाना चाहिए था। और हमारी इंटेलिजेंस, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं कोई यानी को जो जब भी वाकया होता है हम अपने आप को कन्फ्रंट करते हैं, और कभी भी हम इस बात के ऊपर तसाहल का जो है वो शिकार नहीं हुए कि अगर 9 पकड़े गए हैं तो 10वां जो है वो नहीं भी पकड़ा गया तो कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ये भी जो है वो पकड़ा जाना चाहिए था। राना साहब बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम सवाल कर रहे थे कि वज़ीर दाखिला ने खुद ने कह दिया कि इंटेलिजेंस इत्तला मौजूद थी, तो वो कह रहे थे कि उनका ये मतलब नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।